आज हम मैट्रिक स्पेस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक बार पहले मैं अलग से बता दे रहा हूँ, फिर नोट्स पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है मैट्रिक स्पेस। पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। मैट्रिक मतलब होता है डिस्टेंस, और स्पेस मतलब 1D स्पेस है, 2D स्पेस है, फिर 3D स्पेस है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। ये उस स्पेस की बात की जा रही है। और मैट्रिक मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या मतलब है? किसी भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस। अच्छा, अब किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस या फिर ज़ीरो होगी या फिर ज़ीरो से बड़ी होगी, लेकिन जीरो से छोटी नहीं होगी, मतलब कि निगेटिव नहीं होती है। अगर हम किसी पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएँ तो कुछ दूरी होगी, फिर इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में आए तो भी जो डिस्टेंस होगी पॉजिटिव ही होगी, निगेटिव नहीं होगी। तो सेम ऐसे इसमें भी कुछ प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक स्पेस में, हम आगे डिस्कस करेंगे। 4 प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, और एक बात, मैट्रिक स्पेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल ब्रैकेट में कैपिटल एक्स स्मॉल डी। डी का मतलब होता है मैट्रिक। हाँ, ये एग्जैक्ट वर्ड ही पूछा गया एग्जाम में, मैट्रिक। और एक्स के लिए इसे कहते हैं अंडरलाइंग सेट, अंडरलाइंग सेट, या फिर इसे ग्राउंड सेट भी कहते हैं, ग्राउंड सेट या फिर अंडरलाइंग सेट। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया था कि एक्स डी में एक्स क्या है, डी क्या है। तो डी मैट्रिक है, मैट्रिक मतलब डिस्टेंस, और एक्स क्या है, अंडरलाइंग सेट कह लो या फिर ग्राउंड सेट कह लो। ठीक है, अब इसकी जो 4 प्रॉपर्टी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इन 4 प्रॉपर्टी को नेम वाइज पढ़ते हैं ना, नाम क्या क्या होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है नॉन नेगेटिवनेस। इसका मतलब वही कि डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में नेगेटिव नहीं हो सकती, या फिर ज़ीरो या फिर ज़ीरो से ज़्यादा। तो इसे हम लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि ज़ीरो हो सकती है, ज़ीरो से बराबर अधिक हो सकती है, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकती है। दूसरी वर्ड आती है, इसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब सेम आइडेंटिटी वाली हो, जैसा ये है वैसा वही होगा। मतलब डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसकी कंडीशन होती है इफ़ एंड ओनली इफ़। ये कब होगा? जब एक्स वाई के बराबर होगा। यानी कि एक पॉइंट एक्स है और यही सेम पॉइंट वाई भी है, मतलब एक ही पॉइंट दोनों है। अब इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? तो इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ज़ीरो। तो उसे हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़। ये तभी होता है जब एक्स वाई के बराबर होता है। अच्छा, यहाँ पे दोनों तरफ होता है। जब एक्स बराबर वाई होगा तभी ये होगा डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ज़ीरो, या फिर डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ज़ीरो है, इसका मतलब एक्स वाई आपस में बराबर है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी सिमेट्री प्रॉपर्टी कहते हैं। सिमेट्री मतलब कि उसका रिवर्स क्या, उल्टा क्या है। डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ये बराबर हुआ किसके? डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स। मतलब कि एक वाई है, एक्स पॉइंट है, एक वाई पॉइंट है, चाहे इनके बीच की ऐसी दूरी पता करें एक्स वाई के बीच में, या फिर वाई से एक्स के बीच की डिस्टेंस पता करें, दोनों आपस में बराबर ही होगी। इसे कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स। और फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, इसे कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में ये या तो छोटा होगा या फिर बराबर होगा। कब? हम अलग से एक पॉइंट ले लें, उसके बीच की दूरी प्लस डिस्टेंस बिटवीन उस पॉइंट से जो अगली दूरी है, मतलब एक्स वाई के बीच में। इसमें ऐसे देख समझाते हैं, एक ट्रायंगल है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। अगर हम एक्स वाई की बात करें, इनके बीच की दूरी, तो एक्स वाई की जो दूरी होगी या तो ये छोटी होगी इसके और इसके जोड़ के, ठीक है, यानी कि एक्स जेड प्लस जेड वाई। जैसी बात है, जब ये दो साइड है यानी बड़ी होगी ये छोटी होगी। या फिर अगर इस जेड पॉइंट को हम यहाँ पर लेते हैं, तब एक्स वाई की जो दूरी है ये बराबर होगी एक्स जेड प्लस जेड वाई। एक बार दोबारा, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या होता है, एक्स वाई दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस या तो छोटी होती है, ठीक है, या फिर बराबर होती है, अलग दो साइड के सम के। तो ये लिखा गया है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वाई। तो ये 4 प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम डिफाइन करते हैं कोई भी स्पेस मैट्रिक स्पेस है या नहीं, मतलब मैट्रिक है या नहीं। ठीक है, तो अभी हम एक बार नोट में देख लेते हैं।
तो ये है मेट्रिक स्पेस, मेट्रिक मतलब डिस्टेंस फंक्शन, ठीक है। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मैपिंग डी से, डी मैप एक्स टू एक्स डोमेन होता है और इसका कोड में रियल नंबर होता है। पहली प्रॉपर्टी नॉन नेगेटिवनेस वाली, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी कि वही नॉन नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी, नेगेटिव नहीं होती है हमेशा, तो पॉजिटिव होगी या फिर जीरो हो सकती है। दूसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन, एक्स वाई तभी बराबर होगा जब उनके बीच की डिस्टेंस जीरो हो, या फिर इसका उल्टा किसी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब कि वो पॉइंट आपस में बराबर है। तीसरी पॉइंट सिमेट्री वाली, सिमेट्री में क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स। मेरी बात को दोबारा सुनिए, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी आपस में बराबर होती है। और थर्ड ट्रायंगल इक्वलिटी, इसमें क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वाई। ये होता है इसका समझाने के लिए तरीका कि अगर एक्स वाई का सम निकालेंगे तो यह छोटा होगा इन दोनों के जोड़ से, एक्स जेड जेड वाई के, या फिर अगर जेड पॉइंट यहाँ पर लेते हैं तो एक्स वाई बराबर होगा इनके जोड़ के, तो वो बात यहाँ लिखी गई है, ठीक है। अच्छा, अब जो बताया था रिप्रेजेंटेशन के लिए, इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट में कैपिटल एक्स स्मॉल डी से, डी मैट्रिक होता है, एक्स को ग्राउंड सेट या फिर अंडरलाइन सेट कहते हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम पूछा गया। अब आगे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, लेट एक्स बी नॉन एम्प्टी सेट, अ metric or distance function on x is a real function, distance x to x real number which satisfy the following property। प्रॉपर्टी मतलब वही जो हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। अच्छा, ये बात ध्यान देनी होती है, ये दोनों साइड होता है, जब ये होगा तब ये होगा, या फिर जब ये दिया तो ये होगा। आगे एक प्रॉपर्टी सेमी मेट्रिक प्रॉपर्टी, सेमी मेट्रिक स्पेस, उसमें एक ही साइड से होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और फोर्थ होती है ट्रायंगल इनक्वालिटी, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वाई। नेक्स्ट हेडिंग सेमी मेट्रिक स्पेस। अच्छा, सेमी मेट्रिक मतलब कि आधा होगा, जो मेट्रिक स्पेस था उसकी कुछ प्रॉपर्टी होंगी, सारी प्रॉपर्टीज में नहीं होंगी, क्या होगी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक सेमी मेट्रिक स्पेस, इसका नाम ही क्लियर कर रहा है, सेम मतलब बस कुछ प्रॉपर्टी होंगी, पूरी मेट्रिक स्पेस की नहीं होगी। इसमें क्या होता है, जब पहली बात तो सेम होती है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज एदर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये बात तो सही है सब पहले। इसमें जो चेंज आता है वो दूसरे के लिए आता है। इसमें क्या होता है कि जब x बराबर y होगा तभी, देन ओनली, मतलब तभी ये होगा, क्या कंडीशन यहाँ पे लिखना पड़ता है, देन ओनली डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ पे दोनों साइड से था, जब x y के बीच की डिस्टेंस जीरो है मतलब कि वो x y के बराबर है, या फिर उल्टा भी होता था, x बराबर y तभी है जब डिस्टेंस बिटवीन x एंड y जीरो। लेकिन यहाँ बस एक साइड होता है कि जब x y के बीच की डिस्टेंस, सॉरी, जब x इक्वल टू y है तभी डिस्टेंस उनके बीच की जीरो होगी। एक बार दोबारा, x y जब बराबर होगा तभी x y के बीच की दूरी जीरो होगी। इसमें बस एक ही साइड होता है, उल्टे साइड से नहीं होता, मतलब कि अगर x y बराबर जीरो दिया है तो हम नहीं कह सकते कि वो x बराबर y होगा, हम ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसलिए बस एक ही साइड से होता है। बाकी तीसरी प्रॉपर्टी और चौथी प्रॉपर्टी, इसमें वही सिमेट्रिक वाली, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स, सिमेट्रिक सेम होती है, बस डिफरेंस इस वाले में होता है, सेकंड प्रॉपर्टी में बस एक साइड से होता है। ऑफ कोर्स वाला भी सेम होता है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वाई, हमारी सिमेट्रिक होती है। बस ध्यान ये देना होता है इसमें, जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये दोनों साइड नहीं होते, अगर इसे मैं ऐसे लिख के दिखा दूँ, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ये दोनों साइड से नहीं होता है, x बराबर वाई। क्या होता है इसमें, जब x y के बराबर होगा तभी उनके बीच की डिस्टेंस जीरो होती है, ठीक है। अब इसे हम दोबारा नोट्स में देखें, सेमी मेट्रिक स्पेस, मेट्रिक स्पेस एक्स डी कंसिस्ट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, इस तरीके से मैपिंग होगी। तो जब डिस्टेंस नॉन नेगेटिव होगा मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ x इक्वल टू वाई होगा तभी डिस्टेंस एक्स वाई के बीच की जीरो होगी, ठीक है, जो मैं भी दिखाया था कि दोनों साइड से नहीं होता है। थर्ड उस मेट्रिक वाली, डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स। फोर्थ
triangle inequality while distance between x y is less than or equal to distance between x 100 plus distance between z and y। ठीक है, और यहाँ दिखा रहा है भाई कि x या तो y के बराबर होगा तभी, लेकिन जब x y के बराबर नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते हैं। ये कह रहा है कि एक्स वाई के बीच की डिस्टेंस जीरो तभी होगी जब एक्स वाई के बराबर होगा, जब एक्स वाई के बराबर नहीं होगा तब हम नहीं कह सकते कि जीरो होगी कि नहीं होगी। ठीक है, इसे कहते हैं सिमेट्रिक स्पेस। अच्छा, एक टर्म होता है यूजुअल मेट्रिक स्पेस। अच्छा, कुछ लोग इसे आर डी कह रहे हैं, जब आर डी मतलब कि ये रियल नंबर में डिफाइन है। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इसे अगर मॉड में लिख दें, मॉड एक्स माइनस वाई, मतलब कि जो भी आएगा रिजल्ट वो पॉजिटिव रहेगा, तो इसे हम कहते हैं यूजुअल मेट्रिक स्पेस। ये टर्म पूछा गया कि यूजुअल मेट्रिक स्पेस क्या होता है, मतलब कि मॉड में एक्स माइनस वाई को ही हम यूजुअल मेट्रिक स्पेस कहते हैं। ठीक है, चलते नोट्स की तरफ। ये हम अभी पढ़ें, मॉड एक्स माइनस वाई, इसे यूजुअल मेट्रिक स्पेस कहते हैं। ठीक है, मॉड एक्स माइनस वाई। नोट में एक पॉइंट है, एवरी मेट्रिक स्पेस इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक स्पेस बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इसका मतलब सारे मेट्रिक स्पेस सेमी मेट्रिक स्पेस तो होते हैं, लेकिन सभी सेमी मेट्रिक स्पेस मेट्रिक स्पेस नहीं होते हैं। मतलब कि जितने भी मेट्रिक स्पेस हैं ये तो सारे सेमी मेट्रिक स्पेस होंगे, लेकिन सारे सेमी मेट्रिक स्पेस मेट्रिक स्पेस नहीं होंगे। एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ, एवरी मेट्रिक स्पेस इज ऑलवेज सेमी मेट्रिक स्पेस। जितने भी मेट्रिक स्पेस होंगे ये सारी प्रॉपर्टी सेमी मेट्रिक में कंसिस्ट करेगी, लाइक करेगी, फॉलो करेगी। लेकिन सेमी मेट्रिक की जो ये प्रॉपर्टी होती है, इसकी वजह से जरूरी नहीं कि ये फॉलो करे हो भी सकती है, नहीं भी कर सकती, इसलिए नीड नॉट बी ट्रू, इट मे बी और मे नॉट बी। तो ये लिखा गया एवरी सेमी मेट्रिक स्पेस इज नीड नॉट टू बी सेमी मेट्रिक स्पेस। ठीक है, अब अगली आती है बाउंडेड या फिर अनबाउंडेड मेट्रिक स्पेस। बाउंडेड मतलब कुछ नहीं, बस कोई सिंपल सा बाउंड किया गया आगे से पीछे से ऊपर नीचे से। बाउंड मतलब बस लगा होगा, बाउंड होगा, अगर नहीं लगा तो नहीं बाउंड होगा। जैसे लिखा गया डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज लेस देन कैपिटल के। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि जो डिस्टेंस है एक्स वाई के बीच में या तो के से छोटी है या फिर के बराबर है। ठीक है, मतलब के से या तो छोटी है या तो के बराबर है, ऊपर में कुछ है बाउंड करने के लिए। इसे हम ये भी लिख सकते हैं जीरो से बड़ी है। अच्छा, ये नेगेटिव तो होते ही नहीं है, मतलब जो डिस्टेंस तो आएगी वो जीरो से बड़ी होगी। हम पहले प्रॉपर्टी पढ़े थे नॉन नेगेटिवनेस वाली। ठीक है, उसका मतलब ये जीरो से तो बड़ी होगी, नेगेटिव नहीं होने वाली है। तो लिखा गया जीरो से तो बड़ी होगी और के से छोटी होगी। कौन? इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की एक्स और वाई के बीच की। अच्छा, ये बराबर जो लगाया इसका मतलब ये है कि आपस में बाउंडेड है, इससे ऊपर नहीं, इससे नीचे नहीं, ये इसकी बाउंड्री हो गई, इसे कहते हैं बाउंडेड। अनबाउंडेड जब ये बाउंड ना हो उसे अनबाउंडेड कह देंगे। इसे नोट में देख ले बस। ठीक है, जीरो से ज़्यादा और के से कम इसे कहते हैं बाउंडेड मेट्रिक स्पेस एंड अ मेट्रिक स्पेस विच इज नॉट बाउंडेड इज सेड टू बी अनबाउंडेड। सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं। लेट x इक्वल टू r एंड एक्स वाई डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स दिस मेट्रिक स्पेस इज अनबाउंडेड सिंस द डायमीटर ऑफ r इज इनफाइनाइट। हाँ, ये कह रहा है रियल नंबर के लिए इसका डायमीटर कितना होता है पता नहीं, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। अब इसका हमें डायमीटर नहीं पता है भाई, इनफाइनाइट तक है दोनों साइड में, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। अब इसका हम पता नहीं कहाँ तक ये बाउंड कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक बाउंड कर रहा है। ठीक है, ये बाउंडेड नहीं है, जब बाउंडेड नहीं इसका मतलब ये क्या हुआ, अनबाउंडेड। वही बात लिखी गई। अब अगला टॉपिक है डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है ना, बस एक टर्म ये एक टर्म ये इसके बराबर नहीं होगा तब इसके बराबर होगा तब, इस तरीके से लिखा होता है। मतलब कि बस एक ही वैल्यू नहीं होती, अलग अलग दो वैल्यू होती है। इसे हम लिख के दिखा दें, एक्स डी कोई मेट्रिक स्पेस है। ठीक है, और डिस्टेंस एक्स और वाई के बीच की जीरो होगी या फिर वन होगी। कब? ऐसे जीरो कब होगी? इफ एक्स बराबर वाई। वैसी बात है जब एक ही पॉइंट हो आपस में, ये एक्स भी है
और ये y भी है, मतलब सेम पॉइंट है, तो सेम पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 0। उसी बात को यहाँ लिखा गया है। और एक कब होगी? x नॉट इक्वल टू वाई। अच्छा, ये एक कब होगी मतलब वो वाली बात नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब x बराबर y होगा तो हम 0 लेंगे, और x नॉट इक्वल टू वाई है तब हम 0 नहीं 1 लेंगे। इसे कहते हैं डिस्क्रीट, मतलब ये फैला हुआ है ना, अलग अलग बटा हुआ है। 0 कब होगा, एक कब होगा, तो यहाँ डिफाइन किया गया है कि जब x नॉट इक्वल टू वाई होगा तो 0, और सॉरी जब x नॉट इक्वल टू वाई तो 1 होगा, और जब x इक्वल टू वाई इसका मतलब 0 होगा। इसे कहते हैं डिस्क्रीट, मतलब ये बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। ठीक है, अब एक आता टर्म ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर में क्या होता है? सारी बातें लिखी होती हैं, बस ध्यान ये देना होता है कि यहाँ पे लेस देन होता है किसके? आर के। ये लिखा गया आर मतलब कि रेडियस ऑफ स्फीयर, ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर में डिफिनेशन होती है, मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ। ये x बिलोंग्स टू कैपिटल X, मतलब कि मेट्रिक स्पेस में डी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट x एंड a इज लेस देन r। बस ध्यान ये देना होता है, ये लेस देन होता है यहाँ पे। ठीक है, ये होती है प्रॉपर्टी किसकी? ओपन स्फीयर की। ओपन स्फीयर मतलब कि यहाँ पे ओपन है, खुला है, बाउंडेड नहीं है। ठीक है, और एक क्लोज होता है तो वहाँ बात करेंगे, वहाँ बस ये बाउंडेड लग जाता है, मतलब क्लोज हो जाता है इसी वजह से। अभी ओपन स्फीयर है मतलब यहाँ पे बाउंडेड नहीं लगा, मतलब सॉरी इक्वल नहीं लगा हुआ है, बस लेस देना है। ठीक है, अच्छा ये इसीलिए इसे ओपन स्फीयर कहते हैं। अब ओपन स्फीयर कह लें, ओपन बॉल कह लें। ठीक है, टर्म में कहा तो ओपन डिस्क, वो आगे पढ़ेंगे इसमें हम। इसके अंदर छोटे छोटे डिस्क मिलके ये एक स्फीयर बनता है। अब स्फीयर कह लें, बॉल कह लें, या फिर छोटे डिस्क से बना हुआ है स्फीयर बॉल, वही बात होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ए सेंटर है, ठीक है, और आर इसकी रेडियस है। अब इसका जो रेडियस होगा ए प्लस आर, और इधर ए माइनस आर, हाँ कह सकते हैं। अभी यहाँ पे ओपन है, मतलब इस पॉइंट को नहीं लिया गया, उसी बात को रिप्रेजेंट किया गया। इसमें हम लिखें द पॉइंट ए इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड आर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ स्फीयर। इट इज डिनोटेड बाय एस आर, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर स्फीयर विद रेडियस आर सेंटर ए, या फिर स्फीयर विद सेंटर ए रेडियस आर, या फिर इसे बॉल अगर रिप्रेजेंट करना हो कि बॉल है तो बॉल विद रेडियस आर सेंटर ए। इसे उल्टा बोल देते हैं बॉल विद सेंटर ए एंड रेडियस आर, स्फीयर विद सेंटर ए रेडियस आर। बात की है, बस ये रिप्रेजेंट का तरीका होता है। ठीक है, इसे हम अगर ऐसे लिखें सिम्बलिकली, ठीक है, डिनोट करें x belongs to capital X such that distance between x comma a is less than r। बस ध्यान देना, यहाँ पे बस लेस देन आता है। लेस देन इक्वल टू ये आता है कब? जब ये क्लोज होता है, तो यहाँ पे बस लेस देन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरी सबसेट एस ऑफ अ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड एज वेल एज ओपन। हाँ, ये कह रहा है कि जितने भी डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस होते हैं ये ओपन भी होते हैं और साथ ही साथ में क्लोज भी होते हैं। ये भी एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन डायरेक्ट, कि डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, दोनों होते हैं। तो क्या होते हैं? ओपन भी होते हैं, साथ ही साथ में क्लोज भी होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब ये क्लोज स्फीयर, जैसे बताया था, इसमें क्लोज स्फीयर में क्या होता है? बस यहाँ पे इक्वल टू आ जाता है, सेम सारी बातें वही यहाँ लिखा गया। द सेट ऑफ x बिलोंग्स टू कैपिटल X, डिस्टेंस बिटवीन x एंड a इज लेस देन और इक्वल टू r। सब कुछ सेम रहेगा। रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? x बिलोंग्स टू कैपिटल X, डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा a इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल r। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना है, यहाँ पे केवल लेस देन था, यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि कौन सा ओपन स्फीयर है, कौन सा क्लोज स्फीयर है। तो क्लोज के लिए क्या होता है? क्लोज के लिए इक्वल लगता है, मतलब नीचे आ जाएगा लाइन, और ओपन के लिए बस लेस देन, खत्म। इसे क्लोज स्फीयर कहते हैं, क्लोज वॉल कह लो, जो मर्जी वो कह लो। क्लोज स्फीयर भी कहते हैं, फिर क्लोज बॉल भी कहते हैं। इसका भी वही रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, लेकिन इसमें सिंबल, सॉरी सिंबल का ब्रैकेट, वो
होता है क्लोज वाला, या फिर एस क्लोज ब्रैकेट में ए आर, यानी कि ए क्या है सेंटर, आर क्या है रेडियस। ठीक है, अगर बॉल के टर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो बी आर, या फिर ऐसे लिख लो बी ए आर, कुछ भी लिख लो, बात बराबर ही है। ठीक है, अच्छा कुछ लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कुछ कुछ बुक में, स्फीयर ये मतलब क्लोज है, एक्स नोड इज क्या है सेंटर है, आर क्या है रेडियस है, या फिर क्लोज है स्फीयर, ये सेंटर है, आर रेडियस है। ठीक है, यहाँ लिखा मैथमेटिकली वही कि बस लेस देन और इक्वल टू आर, खत्म। अगला टॉपिक हमारा इंटीरियर पॉइंट एंड नेबर पॉइंट ऑफ ए। इसे मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर पढ़ते हैं। ये एक सर्कल है, ठीक है, स्फीयर कह लो, इसके अंदर जितने सारे पॉइंट हैं इसके अंदर ही है, ठीक है, और ये स्फीयर है। तो इन सारे पॉइंट को कहा जाएगा, अगर इसे हम नाम दे दें स्फीयर ए है, ये सारे इंटीरियर है, तो इंटीरियर जो अंदर के पॉइंट हैं ये कहा जाएगा इंटीरियर ऑफ ए। These points are called interior of A, while A is called the neighborhood of interior। फिर इन सारे पॉइंट्स का नेबरहुड कहा जाएगा। एक बार फिर से, इन सारे पॉइंट्स को इंटीरियर कहा जाएगा, किसका ए का, और ए को क्या कहा जाएगा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ए को इसका नेबरहुड कहा जाएगा। ठीक है, मतलब कि दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड इंटीरियर ऑफ सेट ए, सेट मीन्स स्फीयर ए, एंड ए इज कॉल्ड neighborhood of these point, these interior point will लिखा गया यहाँ पे interior point। if A is the center of an open set contained in A, जितने पॉइंट हैं ये सारे A के अंदर कंटेन्ड हैं, इसमें मौजूद हैं। इन अदर वर्ड, a point A belongs to A is called interior point of A if there exists a real number r greater than 0। हाँ, इसका मतलब ये क्या है, एक कोई स्फीयर है उसके अंदर एक और स्फीयर अगर हम बना दें, सेंटर ए हो, रेडियस आर हो, ठीक है, एस अगर सबसेट है ए का, मतलब कि एस के सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं ए में, यही ना, मतलब कि इसके जितने पॉइंट होंगे वो इसमें ए में भी पाए जाएंगे, सबसेट है, सबसेट है, जितने पॉइंट हैं इसके अंदर के इंटीरियर पॉइंट वो ए के अंदर ही हैं, ए के अंदर भी हैं, तो इसे कहा जाएगा ये इसका इंटीरियर पॉइंट है और ए इसका नेबरहुड है। इन दिस केस ए इज सेड टू बी द नेबरहुड पॉइंट ऑफ ए एक्स डी। ठीक है, मतलब कि ये ए क्या कहलाएगा नेबरहुड, और ये क्या कहलाएगा इंटीरियर पॉइंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लिखा गया ए इंटीरियर है किसका ए का, और कैपिटल ए ये नेबरहुड किसका स्मॉल ए का। ठीक है, ये लिखा गया कि अगर ए है इसके अगर बहुत पॉइंट है बहुत सारे पॉइंट इसके इंटीरियर है और ये इसका नेबरहुड है, उसी बात को लिखा गया यहाँ पे कि एस आर इज सबसेट ऑफ कैपिटल ए। और इंटीरियर ऑफ सेट वो लिखा गया द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ ए एंड इट इज ड्रॉन बाई ए डिग्री। ए रिप्रेजेंटेशन तरीका होता है ए की पावर में ए नॉट के ए की पावर डिग्री कह लो, छोटा सा बोलो, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अच्छा, इंटीरियर किसी भी अगर दिया है, ये क्वेश्चन आता है स्मॉल ब्रैकेट में, दोनों स्मॉल ब्रैकेट में, और स्मॉल सॉरी क्लोज ओपन, दोनों क्लोज ओपन क्लोज ओपन ओपन क्लोज, इन सब का इंटीरियर क्या होता है ओपन ही होता है। इंटीरियर मतलब कि अंदर के पॉइंट्स, बाहर के पॉइंट्स नहीं लेने, मतलब जो सरकमफ्रेंस है उसके पॉइंट नहीं लेने, बस अंदर अंदर वाले, ये सारे सरफेस सरकमफ्रेंस के पॉइंट छोड़ के बस अंदर वाले पॉइंट लेने, तभी इसे हम इंटीरियर कहते हैं। मतलब कि जब भी हम इनका निकालेंगे इंटीरियर, तो जो भी ब्रैकेट हुआ यहाँ पे, अगर मान लें एग्जांपल हम यहाँ पे पूछ लिया 4, 3 का इंटीरियर बताओ, दोनों क्लोज ब्रैकेट में, इसका मतलब ये हुआ
कि 4 3 के सारे पॉइंट्स कौन से वाले, इंटीरियर वाले, यानी कि 4 और 3 को छोड़ देना है, 4 और 3 को नहीं लेना है। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यानी कि इनको छोड़ के अगर गोला बना दें तो इनके बीच के पॉइंट से लेना है। ठीक है, चाहे ऐसे दिया हो 3 का मसा तो भी हम 3 और 7 के बीच के अंदर के पॉइंट लेने, इंटीरियर वाले, ये 3 7 को नहीं लेना है। ठीक है, इसका उल्टा होता है डिराइव सेट में। डिराइव सेट एक आगे टर्म आता है, उसमें क्लोज आता है, चाहे कोई भी इंटरवल हो, चारों में से दोनों क्लोज हो, एक सेमी ओपन हो, सेमी क्लोज हो। ठीक है, सबके लिए क्लोज आता है, ये होता है डिराइव सेट के लिए। अभी हम बात करेंगे इसके इंटीरियर सेट के लिए, आपस में हम रिलेट करके आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सारी बात हुई, लिखी हुई है। ओपन इंटरवल आएगा, सेट आर ऑफ रियल नंबर इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, जो बात में समझाया मिलता है। रिजल्ट, इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ मेट्रिक स्पेस एक्स एंड डी, ये कुछ टर्म है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। पहली बात, इंटीरियर मतलब कि कितने भी पॉइंट हैं उस सेट के अंदर लाई कर रहे हैं, कंटेंट है। ठीक है, हम रिप्रेजेंट करते हैं ए की पावर, गोला कह लो, डॉट कह लो, ए डिग्री। ये होता है रिप्रेजेंटेशन का तरीका, किसका, डिराइव, सॉरी इंटीरियर, सेट ऑफ इंटीरियर नहीं यार, केवल इंटीरियर कहते हैं, सेट ऑफ इंटीरियर तो डिराइव सेट होता है। अब इसकी 4 प्रॉपर्टी होती हैं, उसे हम पढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर, ये तो होता है बराबर ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ए इंटीरियर यूनियन ऑफ बी इंटीरियर, ये बराबर नहीं होता है ए यूनियन बी के होल इंटीरियर के। तो क्या होता है, ए इंटीरियर यू बी इंटीरियर यूनियन, ये क्या होता है, सबसेट ए मैं भी कंफ्यूज हो गया, ए इंटीरियर, ए का इंटीरियर यूनियन बी का इंटीरियर, ये होगा ए यूनियन बी का होल इंटीरियर, मतलब कि जिधर होल का इंटीरियर होगा उधर ये होगा। ठीक है, ये इसमें कंटेंट होगा। एक बार दोबारा, अगर इसे हम ऐसे लिख दें, ए यूनियन बी का होल इंटीरियर, तब ये इस साइड आ जाएगा, अब ये सिंगल सिंगल पे हो जाएगा इंटीरियर। ठीक है, तीसरी बात, अगर ए सबसेट है बी का, इसका मतलब ये होगा कि जो इंटीरियर होगा वो भी सबसेट होगा अगले वाले का। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब जो इंटीरियर होगा, इंटीरियर ऑफ ए इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ बी। ठीक है, और चौथा पॉइंट, ए के इंटीरियर का इंटीरियर ए इंटीरियर ही होता है, ऐसा नहीं कि हम पढ़े हैं ये ए जैसे होता है ना, ए का ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज मतलब ए होता है, यहाँ पे ए नहीं, ए का इंटीरियर होता है। दोबारा, ए का इंटीरियर, उसका इंटीरियर ए का इंटीरियर ही होता है, नॉट ए। ठीक है, आगे चलें, एक बार इसमें दोबारा देख लें शॉर्ट में। ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर, ये तो बराबर होता है सिंपल सा, ए इंटरसेक्शन बी का। दूसरा, ए यूनियन बी का होल का इंटीरियर इस साइड आता है ऐसे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए इंटीरियर यूनियन बी, इसे अगर ऐसे भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान देना है कौन किसका सबसेट है। और एक प्रॉपर्टी थी, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये हुआ ए का इंटीरियर भी सबसेट होगा किसका, बी के इंटीरियर का। और फोर्थ वाला क्या था, ए का इंटीरियर वो होगा ए इंटीरियर, ना कि केवल ए। ठीक है, नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, इंटीरियर होगा। आगे चल, आगे ओपन सेट। ओपन सेट मतलब देखते हैं बात क्या होता है। लेट एक्स कमा डी be a metric space, then a subset of a of x is called an open set of every point of a is
कुल मिला के ओपन सेट की जब बात की जाए तो वो इंटरवल में अगर डिपेंड करना हो तो दोनों साइड से ओपन इंटरवल ही होगा, मतलब 2,4 हो गया, ठीक है। ये क्लोज नहीं आएगा किसी साइड से, दोनों साइड से या एक साइड से, दोनों साइड से ओपन इंटरवल ही लगेगा, इसे कहते हैं। अब इनका सेट हो जाए तो ओपन सेट कहते हैं। अब कुछ रिजल्ट प्रॉपर्टी है उसमें पढ़ लेते हैं। इन एनी मेट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी एम्प्टी, मतलब फाई की बात कर रहे हैं, फाई एंड एक्स आर ओपन सेट। ओपन सेट भी होते हैं, क्लोज भी होते हैं, यानी कि एक्स और डी, जैसे हम बताए थे ना वहाँ पे डिस्क्रीट के बारे में, डिस्क्रीट जो होते हैं ये क्लोज भी होते हैं और साथ ही साथ में ओपन भी होते हैं। और वैसे ही किसी मेट्रिक के स्पेस एक्स डी में फाई और कैपिटल एक्स, मतलब जिस मेट्रिक स्पेस में एक्स की बात की जा रही है एक्स, ये दोनों ओपन भी होते हैं, साथ ही साथ में क्लोज भी होते हैं। फिर इन अ मेट्रिक स्पेस एक्स डी एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। क्या कह रहा है, जितने भी ओपन स्फीयर होते हैं, मतलब क्या कह रहा है, इसके अंदर के बस पॉइंट ले जा रहे हैं, सरकमफरेंस वाले पॉइंट नहीं ले जा रहे हैं, बस अंदर वाले पॉइंट। तो जितने भी ओपन स्फीयर होते हैं वो एक ओपन सेट ही होते हैं। ओपन सेट मतलब कि उनका इंटरवल ओपन रहेगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं इन अ मेट्रिक स्पेस द यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। अच्छा, इस पॉइंट को मैं बताऊंगा दोबारा। इन अ मेट्रिक स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। इन दोनों पॉइंट को हम याद करेंगे जुगाड़ से। Let X D be a metric space and A be any empty subset of A, then A is open if A is interior equal to A। यहाँ पे हम इस बात को लिखे थे, यहाँ पे हम बताया नहीं है, यहाँ पे कहाँ गया ये, उसी पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया 5वां वाला। क्या है कि A का इंटीरियर बराबर होगा E के, कब, जब ये सबसेट होगा इसका, नहीं, या फिर ये जो कि ये इंटीरियर है ना, ये सबसेट हो, क्या लिखा गया, तभी ये बराबर होगा इसके, कब, इफ ए इज ओपन, या फिर ये क्या है, ए सबसेट होगा ए का, या फिर ए का इंटीरियर सबसेट होगा ए का, फिर ए सबसेट होगा ए के इंटीरियर का। एक बार फिर से, ए इंटीरियर बराबर ए, ये कब होगा, जब ए का इंटीरियर सबसेट होगा ए का, या फिर ये भी कह सकते हैं ए का इंटीरियर तभी बराबर हुआ, इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है। अच्छा, ए इंटीरियर क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया, एक पॉइंट में मिस कर गया था। ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, मतलब ए का जो इंटीरियर है ये सबसे बड़ा सेट है स्फीयर में, जो कि सारे पॉइंट को कंटेन किया हुआ, उसी बात लिखा गया। ए अच्छी लार्जेस्ट सेट है, इससे छोटा बहुत सारे अंक, पर इससे बड़ा कोई और सेट नहीं होगा जो कि सारे पॉइंट को कंटेन किया हो इस सेट ए में। ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए। ओपन सेट में सर्कमफ्रेंस वाले पॉइंट को नहीं लिया गया, बाउंड्री वाले, बस अंदर वाले, ठीक है। आगे चलते हैं, हम बात कर रहे हैं इसकी, इस लाइन लिखी गई है, इन अ मेट्रिक स्पेस द यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। इसे हम याद कैसे करते हैं, यूनियन के साथ में आएगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इंटरसेक्शन के साथ में आएगा फाइनाइट नंबर। अभी बता रहा हूँ, ये हम बात करेंगे ओपन सेट के केस में। अब क्लोज सेट में क्या होता है, इसमें इंटरसेक्शन ऊपर लिखना है और यूनियन नीचे लिखना है, बाकी AC ऊपर लिखना है और FN नीचे लिखना है। इस केस में भी क्लोज और इस केस में भी क्लोज। इसे याद कैसे करना, यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखा गया ना, यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट, यहाँ पे देखो वर्ड यूज करेंगे, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। और इंटरसेक्शन की जब बात की जाती है तो इंटरसेक्शन में आता है फाइनाइट वर्ड, फाइनाइट नंबर, फाइनाइट वर्ड लिखा गया था। तो इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट क्या कहा जाएगा,
ओपन। इसे हम कैसे पढ़ेंगे? यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ठीक है, दोबारा, यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। दूसरा, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। दूसरी बात क्लोज सेट के लिए, अच्छा यहाँ पे यूनियन था, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। दूसरा, यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। दूसरा, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन, यहाँ पे आर्बिट्ररी कलेक्शन इंटरसेक्शन लिया जा रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, और यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। मतलब वही बात लिखी गई है। in a metric space, union of arbitrary collection of open set is open। दूसरी बात, in a metric space, intersection of finite number, दिख रहा है, finite number, intersection of finite number is finite number of open set is open। इसमें यहाँ पे अगर ऐसे कर लें, ओपन सेट करके, ओपन सेट यहाँ फिर ओपन लिख दें तो और याद करने में आसानी होगी। क्लोज सेट, यहाँ पे क्लोज लिख दें, यहाँ पे क्लोज लिख दें। दोबारा से पढ़ते हैं। यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ठीक है, तो क्लोज के लिए इंटरसेक्शन ऑफ, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जा रहा है ना आर्बिट्ररी के साथ में, उल्टा हो जा रहा है इसका। यूनियन ऊपर था, आर्बिट्ररी कलेक्शन के साथ में, और इंटरसेक्शन था फाइनाइट नंबर के साथ में। अब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा क्लोज वाले केस में, इंटरसेक्शन के साथ में आर्बिट्ररी आ जाएगा और यूनियन के साथ में फाइनाइट नंबर आ जाएगा। तो दोबारा पढ़ते हैं। यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, और इंटरसेक्शन केस में इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन, और क्लोज केस में इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, और यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। ये बात मैं आगे भी दिखाऊंगा। ये तो हम देख लेंगे ओपन वाला केस में, इन अ मेट्रिक स्पेस द यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ठीक है, ओपन सेट इज ओपन, और फाइनाइट नंबर साथ में इंटरसेक्शन आता है, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ठीक है, अब क्लोज की अगर बात करें तो क्लोज सेट यहाँ लिखा गया, लिखा गया, क्लोज सेट में लिखा गया, इसमें क्लोज सेट में लिखा गया इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, दिख रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। दूसरा, इन अ मेट्रिक स्पेस द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर इज फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। इसे याद कैसे करना है, बस दोबारा बता रहा हूँ, पहले आपको लिखना है यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, फिर आर्बिट्ररी कलेक्शन, यहाँ पे फाइनाइट नंबर, क्लोज सेट कर लो, ओपन सेट, ओपन, फिर यहाँ पे वही ओपन सेट, ओपन। इसके लिए इंटरसेक्शन ऊपर रखना है, नीचे यूनियन, AC वैसे रखना है, आर्बिट्ररी कलेक्शन, फाइनाइट नंबर नीचे, यहाँ पे क्लोज सेट, यहाँ पे क्लोज सेट, यहाँ पे क्लोज, और यहाँ भी क्लोज। पढ़ने के लिए यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। ठीक, इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, और यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज। ठीक है, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। क्लोज सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। A subset of f of metric space X is said to be closed if and only if its complement X, जो कॉम्प्लीमेंट हो इसका वो ओपन हो, हम प्रिंट करेंगे f के पावर से, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट। इन अदर वर्ड, a subset f of a metric space is said to be closed if and only if it contain all its limit point। हाँ, एक और डिफिनेशन होती है, ये जब सारे इसके लिमिट पॉइंट कंटेन्ड करे। Thus f is closed if and only if D f is subset of capital F। If the closed interval like 2, 5 and close to 0, 3 are closed set। दिखाया था ना अपना, जैसे ओपन सेट में क्या होता है, सारे ओपन इंटरवल में होते हैं। क्लोज सेट है तो क्लोज सेट में सारे भी क्लोज इंटरवल में आएंगे, मतलब कि कर्ली लार्ज ब्रैकेट में आएंगे। वो जो बताया था x और 5 क्लोज होते हैं, यहाँ पे ओपन बताया था, तो हम दोनों याद कर लें साथ में कि x और 5 क्लोज और ओपन दोनों होते हैं। और मेट्रिक स्पेस में
क्लोज फिर इज कॉल्ड क्लोज सेट, यहाँ पे था ओपन इज कॉल्ड ओपन सेट। बाकी दोनों पार्ट हम देख ही चुके हैं। बस तो ये हमारा चैप्टर था डिटेल में, और शॉर्ट इन डिटेल, डिटेल नहीं बोलेंगे। एक पॉइंट और यहाँ होता है, दिख रहा है क्या? एन आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट बी क्लोज। इसका मतलब ये कह रहे हैं जब आर्बिट्ररी के साथ में आ रहा है यूनियन तो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। जब अगर सीधा सीधा लिखा हो तब तो बात सही है, क्लोज के लिए क्लोज, ओपन के लिए ओपन। इसमें लिखा है मैंने क्लोज के लिए क्लोज, ओपन के लिए ओपन, क्लोज के लिए क्लोज, ओपन के लिए ओपन। लेकिन जब इसके साथ में ये ले लें तब हम इस बात को कह नहीं सकते कि क्लोज ही होगा, या फिर इसके साथ में ये ले लें तो भी नहीं कह सकते ये ओपन ही होगा। दूसरी बात को लिखा गया द आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज सेट, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज सेट नीड नॉट बी क्लोज। ठीक है, यहाँ पे आर्बिट्ररी के साथ मिल रहा यूनियन तो भी क्लोज हो भी सकता है, नहीं हो सकता, इसी बात को लिखा गया। अगर ये सीधा सीधा होता है तब तो बात सही होती है, लेकिन जब सीधा नहीं है, डायगोनली देखें तिरछे में, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा, द इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन। यहाँ पे कर इंटरसेक्शन किसका? फाइनाइट नंबर, इंटरसेक्शन ऑफ, सॉरी इनफाइनाइट यहाँ लिखा गया, इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन। यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर हम बात की है, अगर ये इनफाइनाइट होगा तो हम नहीं कह सकते वो ओपन होगा कि नहीं होगा। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर। यहाँ पे हम बात किए थे फाइनाइट नंबर की, लेकिन यहाँ पे हम बात इनफाइनाइट नंबर की कर रहे हैं, इसलिए अलग हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम ओपन कब कहेंगे? जब फाइनाइट नंबर होगा, लेकिन जब फाइनाइट नंबर नहीं होगा तो हम नहीं कह सकते कि ओपन होगा कि नहीं होगा। हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। इसी बात को हम शॉर्ट में लिख दिए। ठीक है, एक हम बात करते हैं डिराइव सेट की, जो प्रॉपर्टी हम पढ़े थे यहाँ पे, ये वाली इससे मिलती जुलती एक और प्रॉपर्टी होती है डिराइव सेट की, उसे हम शॉर्ट में डिस्कस कर ले रहे हैं। डिराइव सेट, इसका मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट, मतलब जितने भी लिमिट पॉइंट हैं उनका सेट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। एक बार पहले मैं वो रिकॉल करवा देता हूँ ना जो हम पढ़े थे इसमें, इंटीरियर वाले में, इंटीरियर वाले में इसमें क्या था? ए इंटरसेक्शन बी का होल का इंटीरियर, ए का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर। दूसरा क्या था? ए यूनियन बी का पूरा इंटीरियर इधर साइड में ए। ठीक है, तीसरा क्या था? इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये हुआ ए का इंटीरियर भी सबसेट होगा इस बी का। और चौथा क्या था? ए का इंटीरियर बराबर होगा ए के इंटीरियर के। सेम ऐसे आते हैं डिराइव सेट के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसे हम डैश रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। अच्छा, इसमें जो ये हुआ था ना बराबर नहीं होता है, मतलब कि ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू ए। ठीक है, वैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन के केस में होता है। अब इस केस में क्या होगा? जैसे यहाँ पे था ना सबसेट वाला केस, जैसे यहाँ लगता है। अब ये इस यहाँ पे होल का यूनियन जब था तब लग रहा था, ये उल्टा लगता है ऐसे, ए इंटरसेक्शन डिराइव सेट। ठीक है, तो यहाँ पे होल का इंटीरियर ये सबसेट है, उनके इंडिविजुअल इंटीरियर होगा। और बाकी इसका मतलब ये भी कह सकते हैं ये बराबर नहीं होता है। ठीक है, दूसरी वर्ड। अब इसमें यूनियन का सेम होता है, इसमें यूनियन का अलग होता था, और इंटरसेक्शन का सेम, इसमें इंटरसेक्शन का अलग, मतलब सबसेट वाले केस में होगा, और यूनियन का सेम होगा, मतलब बराबर होगा ए यूनियन बी का इंटीरियर। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी सबसेट वाली, एफ इज द सबसेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ बी
इसका मतलब ये हुआ ए का जो डिराइव सेट होगा वो भी सबसेट होगा किसका, बी का। बस एक बार दोबारा, इस केस में क्या होता है, यूनियन के साथ में होता है इंटीरियर वाले केस में, इसमें इंटरसेक्शन के साथ में होता है, बस ध्यान ही देना होता है। ये एग्जाम में पूछा गया था, ये पूछ सकता है, इसलिए करवाया गया। ठीक है, यहाँ होल की तरफ ये होगा और इसमें इंडिविजुअल की तरफ ये सबसेट होगा इसका, इसमें ये सबसेट था नहीं, ये सबसेट था इसका। बस अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ये इतना ही था, ये चैप्टर हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ।